नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि हम इस सीरीज़ में पीटी स्पेशल सीरीज़ में हिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर और उसी लेवल के अन्य प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री के मौर्य एम्पायर चैप्टर से दूसरे वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने मौर्य एम्पायर के कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया था, जिसमें हमने मुख्य रूप से अशोक के अभिलेखों से और अशोक की नीतियों से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया था। याद रखिए, मौर्य एम्पायर का जो चैप्टर है एंशियंट हिस्ट्री का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए भी बन जाता है क्योंकि मौर्य एम्पायर में कितना कुछ डेवलपमेंट हमको देखने को मिला, वेदर इट इज पॉलिटिकल, वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, या फिर इसमें ट्रेडिंग एक्टिविटीज का डेवलपमेंट हो, और या फिर आपका रिलीजियस डेवलपमेंट हो। ये सभी प्रकार के डेवलपमेंट आपको मौर्य एम्पायर में एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पहले बहुत लार्ज स्केल पर होते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये वही समय था जहाँ पर ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और आजीवक संप्रदाय जैसे कई और मत सामने आ रहे थे। ये वही संप्रदाय था, समय था जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे शासक एक विशाल बृहद साम्राज्य की स्थापना कर रहे थे। ये वही समय था जहाँ पर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर प्राचीन भारत की पहली एक विधिवत प्रशासनिक व्यवस्था की नींव डाली। ये वही समय था जहाँ पर अशोक एक राजा के रूप में धम्म नीति को अपना करके उसके माध्यम से शासन करने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे में हर आयाम से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मौर्य एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसमें भी अशोक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चैप्टर को हमने इसीलिए 2 वीडियोस में कवर करने की कोशिश की, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है चैप्टर का, वो आपसे मिस ना हो। तो आज के इस वीडियो में कुछ और प्रश्नों को चलिए हम सॉल्व करते हैं। इसी श्रेणी में पहला जो प्रश्न है वो आपके सामने है कि अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? यानी आपको इस तीनों में से कौन से कथन सही हैं, उनको छांटना है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि उसने धम्म महामात्र के कार्यालय की शुरुआत की। मैंने अभी आपको बताया कि मौर्य जो है प्रशासनिक व्यवस्था को विधिवत स्थापित करने वाले इतिहास के कुछ पहले शासकों में से एक थे। और अगर इस प्रशासनिक व्यवस्था पर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर आज के समय की तरह ही केंद्र प्रांत जैसे भागों में राज्य को बांटा जा चुका था, और हर स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई थी। लेकिन यहाँ पर जब अशोक ने बौद्ध धर्म के कलिंग युद्ध के पश्चात युद्ध की नीति को त्याग दिया, तो उसने धम्म की नीति को अपनाया। और ये धम्म की नीति को अपनाने के पश्चात उसने जहाँ एक और अनेक अभिलेखों के माध्यम से उसको जगह जगह प्रसारित करवाया, अनेक अपने दूत भेजे। उसी के साथ साथ उसने जो है कई ऐसे एक प्रशासनिक वर्ग को भी तैयार किया जिसका मुख्य काम उसी धम्म नीति का प्रचार प्रसार करना और उसका जनता तक कितना प्रभाव पड़ रहा है उसका आकलन करना था। और जो ये प्रशासनिक वर्ग था, इसी का नाम रखा इसने धम्म महामात्र। धम्म महामात्र जो है या महामात्र, ये जो है उस धर्म धर्म के में प्रशासनिक अधिकारी होते थे। इनके अंदर एक और अधिकारियों का वर्ग शामिल होता था जो इसका मुख्य काम अशोक की धम्म नीति का प्रचार प्रसार करना और आकलन करना था। राइट, तो इस तरह से स्टेटमेंट सही है आपका। अगला स्टेटमेंट देखें तो उसने आजीवक संप्रदाय का उत्पीड़न किया, जो कि बौद्ध धर्म का मुख्य प्रतिद्वंदी था। दो चीजें आपको समझनी है, आजीवक संप्रदाय क्या था और क्या वो बौद्ध धर्म का प्रतिद्वंदी था, अगर था तो क्या अशोक ने इसका उत्पीड़न किया? तो आजीवक संप्रदाय का उदय भी हमको मौर्य काल के आसपास ही दिखाई पड़ता है, और आजीवक संप्रदाय बौद्ध धर्म की मान्यताओं के विपरीत था। ऐसे में इसके प्रतिद्वंदी होने पर आप सहमत हो सकते हैं कि हाँ, ये मुख्य प्रतिद्वंदी धर्म था। उत्तर भारत में ही विकसित होता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अशोक ने कलिंग के युद्ध के पश्चात धम्म नीति को तो अपनाया, लेकिन इस धम्म नीति को अपनाने का ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था उसका कि वो और धर्मों का विरोध करे या उत्पीड़न करे। अपनी धम्म नीति में उसने स्वयं लिखवाया है कि वो सर्वधर्म समभाव की भावना से कार्य करेगा, और हर व्यक्ति को भी करना चाहिए। अब ये सर्वधर्म समभाव ही संदेश देता है कि वो सभी धर्मों को उचित सम्मान देते हुए समान मानता है, और उनसे बेहतर बेहतर चीजों को पिक करके धम्म नीति में शामिल करते हैं। तो आजीवक संप्रदाय तो था उस समय पर, लेकिन उसका उत्पीड़न करने का प्रश्न यहाँ पर उठता नहीं है। और इसकी पुष्टि एक और फैक्ट से भी हो जाती है कि अशोक और इसके बाद के कुछ शासकों ने आगे चलकर उसी बिहार के रीजन में कई गुफाओं का निर्माण करवाया, और उन गुफाओं को इन आजीवक संप्रदाय के लोगों को ही दान किया। इसमें आपकी बाराबर की गुफाएं जो है बिहार में बहुत फेमस। तो इस फैक्ट से भी ये बात क्लियर हो जाती है कि अशोक ने उनका उत्पीड़न नहीं किया। तो स्टेटमेंट बेटा क्या है? गलत है।
नंबर 3 पे अगर आप देखें तो उसके शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। तो आपको पता है कि 4 बौद्ध संगीतियाँ को मुख्य रूप से प्राचीन काल में हुई थी और उन 4 बौद्ध संगीतियों के जो शासक हैं, और अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने श्रेणी आपको दिखाई दी पूरी एक ग्राफिक के थ्रू कि उसमें कौन-कौन संगीति कब हुई, इसमें कौन-कौन शासक ने करवाई, कौन अध्यक्ष था और क्या मुख्य कार्य हुए। तो अगर आपको देखा होगा तो आपने पता होगा कि जो पहली संगीति है वो आपकी अजातशत्रु के समय, दूसरी संगीति आपकी कालाशोक जो शिशुनाग वंश का है उसके समय, और तीसरी संगीति अशोक के समय ही आयोजित हुई थी। तो ये बात तो सही है। क्या स्थान पाटलिपुत्र था? तो जी हाँ, स्थान जो था वो बेटा क्या था? पाटलिपुत्र। जबकि चौथी जो है वो कनिष्क के समय आयोजित होगी और स्थान हो जाएगा कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? सही है। ये वही संगीति है जहां पर जो बौद्ध धर्म के मेन साहित्य हैं, लिटरेचर है, पिटक साहित्य, उन त्रिपिटकों का जो अंतिम संकलन है वो इसी संगीति में किया गया था। जबकि जो बौद्ध धर्म का विभाजन है महायान और हीनयान में, उसका विभाजन मुख्य रूप से चौथी बौद्ध संगीति में कनिष्क के समय होता है। ठीक है, तो ये चीजों को दिमाग में आपको रख के चलना है। तो इस तरह से पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा क्या? बी। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा आपका बेसिक क्वेश्चन, बेसिक इंफॉर्मेशन जैसा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कुछ नहीं है। मौर्य काल में प्रचलित संस्था और संचार निम्नलिखित में से किसने संबंधित है? संस्था और संचार किससे संबंधित है? ठीक है, अब ये क्वेश्चन रखने का उद्देश्य इतना ही था कि इस टॉपिक से आप अवगत हो जाने चाहिए, क्योंकि टॉपिक कई बार एग्जाम्स में आता है और इसके गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसा मैंने आपको बताया, चाणक्य के साथ ही जो है मिलकर के, जो उस समय का प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य प्रशासन की नींव डाली और आगे चलकर ये और ज्यादा प्रशासन और ज्यादा फैला, कई कई और वर्गों का विकास हुआ। तो इसी प्रशासन में चाणक्य जो है, विष्णुगुप्त जो है, वो गुप्तचर व्यवस्था का बहुत समर्थन था और उसके गुप्तचर जो है वो उसके साम्राज्य और अगल बगल के साम्राज्यों के अंदर भी फैले हुए थे। अब ये जो गुप्तचर व्यवस्था थी चाणक्य की, इसमें ही दो अधिकारियों का जिक्र हमको देखने को मिलता है। पहले अधिकारी थे बेटा संस्था और दूसरे अधिकारी थे आपके संचार। कौन कौन से? संस्था और दूसरा था आपका संचार। अब जो ये संस्था और संचार है, ये दोनों भाग तो हैं, ये गुप्तचरों के ही नाम हैं, लेकिन अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि ये संस्था है, इसके गुप्तचर जो होते थे वो एक जगह पर स्थित होते थे। कहाँ स्थित होते थे? एक जगह पर। मान लीजिए कोई है गुप्तचर चाणक्य का और उसको उन्होंने पाटलिपुत्र में तैनात कर दिया कि आप पाटलिपुत्र के आसपास के महल के आसपास की जगह को की खुफिया जानकारी को निकालिए, कोई अगर विद्रोह की संभावना है तो उसको बताइए और सॉल्व करिए। तो उसका जो स्थान क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, वो मुख्य रूप से पाटलिपुत्र बन गया। देखिए, गुप्तचरों का एक और वर्ग था, उसको कहते थे संचार। ये संचार जो वर्ग है, ये वर्ग एक जगह पर स्थित नहीं होता था। इसका क्या होता था कि इसको निरंतर भ्रमण करते रहना होता था, जगह जगह घूमते रहना होता था, नई नई जगह जाना होता था और वहां से गुप्त सूचनाओं को ला करके चाणक्य को देना होता था, मौर्य शासक को देना होता था। तो दोनों ही गुप्तचरों के भाग हैं, लेकिन दोनों के कार्य क्षेत्र और कार्य करने का तरीका अलग है। तो इसी में संस्था और संचार का जिक्र आता है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ें आप, संस्था और संचार किससे संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा क्या? ए। राइट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसलिए मैंने इसको ऐड ऑन कर दिया है क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन आपसे कह रहा है मौर्य साम्राज्य के पश्चिमी प्रांत की राजधानी तोसली थी। क्या बता रहा है? पश्चिमी प्रांत की राजधानी तोसली थी। अभी अगला फिर से पढ़ लेते फिर हम पहले पे आते हैं। एक प्रांत को चक्र कहा जाता था और ये राष्ट्रपाल नामक अधिकारी द्वारा प्रशासित होता था। ठीक है, अब ये प्रांत क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। तो अगर हम मौर्य साम्राज्य की बात करें तो पश्चिमोत्तर भारत से लेकर दक्षिण में कर्नाटक के आसपास तक का जो क्षेत्र है वो पूरा मौर्य साम्राज्य का भाग हुआ करता है। मौर्य साम्राज्य में एक तो क्षेत्र सबसे आपका पहला सबसे प्राचीन क्षेत्र है जिसको पाटलिपुत्र कहते थे। फिर आपने एक नाम सुना होगा तक्षशिला का। तक्षशिला वही जगह है जहां पर चाणक्य अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे। तो वो तक्षशिला आपका पश्चिमोत्तर भारत में स्थित था। तो ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया इसका, और ये पश्चिमी क्षेत्र जो है इस पश्चिमी प्रांत के नाम से इसको जाना गया और इसको राजधानी जो थी वो बन गई तक्षशिला। एक तो मुख्य भाग है, उसकी राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। एक पश्चिमी प्रांत है, इसकी राजधानी क्या है? तक्षशिला है। इसके बाद एक और प्रांत इन्होंने बनाया, वो था ये भाग
जहां पर इसको इन्होंने मध्य भारत का क्षेत्र कहा, मध्य प्रांत कहा, और इस मध्य प्रांत की राजधानी क्या कही गई? अवंती, इसको अवंतिका भी बोला जाता है, और इसकी राजधानी बनी उज्जैन। क्या बनी? उज्जैन, जिसे हम आज जानते हैं उज्जैनी या उज्जैन। तो ये तीसरा प्रांत है मौर्य काल में। चौथा प्रांत इस दक्षिण के क्षेत्र में स्थापित किया गया, और इसको जो नाम दिया गया बेटा, ये आज के कर्नाटक की जगह पर स्थित है। अगर आप जानना चाहें, कर्नाटक जो राज्य है आपका, वहां पर स्थित था। और चूंकि यहाँ पर सोने की खदानें थी, और सोने को प्राचीन काल में संस्कृत में सुवर्ण नाम से जाना जाता है, तो इसको इन्होंने नाम दे दिया सुवर्णगिरी। क्या नाम दे दिया? सुवर्णगिरी। नाम देने का आधार सोने की खान। तो देखिए, पाटलिपुत्र मेन राजधानी है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र एक अलग है, जिसको पश्चिमी प्रांत कहा गया, राजधानी तक्षशिला है। एक मध्य प्रांत है जिसकी राजधानी उज्जैनी है, और एक दक्षिणी प्रांत है जिसकी राजधानी कर्नाटक सुवर्णगिरी है। अभी चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के समय तक यही चार प्रांत थे, लेकिन आपको पता है अशोक ने एक युद्ध किया, कलिंग युद्ध। कलिंग इस उड़ीसा के क्षेत्र को बोलते थे, और इस उड़ीसा को क्षेत्र को जब जीत लिया तो कलिंग भी मौर्य साम्राज्य का भाग बन गया। तो ऐसे में अब प्रांतों की संख्या ये बढ़ के क्या हो गई? 5। अब ये पूर्वी भाग का कलिंग भी मौर्य साम्राज्य का 5वां प्रांत बन गया, और इसकी राजधानी का नाम रखा गया तोसली। ठीक, तो इस तरह से अशोक के समय मौर्य साम्राज्य 5 अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था। इस सर्कल से मत जाइएगा, आसपास ऊपर नीचे हो सकता है, पर एक अंदाजतन अगर हम देखें तो इस तरह से ये 5 प्रांत आपके स्थित थे। ठीक है, अब एक चीज और आप जान लीजिए, जैसे कोई शासक होता था प्राचीन काल में, ये हर्यक वंश में बिंबिसार से प्रथा शुरू हुई थी। शासक जनरली क्या होता था, जो पुत्र उसका उत्तराधिकारी बनने वाला होता था, उनको इन्हीं प्रांतों में से एक में उपराजा या राज्यपाल बनाकर भेजते थे, और इन प्रांतों को उस समय चक्र नाम से जाना जाता था। कितने चक्र? हम आज जानते हैं प्रोविंस या प्रांत, पहले इन्हें चक्र नाम से संबोधित किया जाता था। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है प्रांतों की। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। मौर्य साम्राज्य के पश्चिमी प्रांत की राजधानी तोसली थी। क्या सही है? गलत, क्योंकि यहाँ पर कलिंग की राजधानी तोसली आपको दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। एक प्रांत को सॉरी चक्र कहा जाता था, और यह राष्ट्रपाल नामक अधिकारी द्वारा प्रशासित होता था। ये बात भी सही है, चक्र प्रांत को कहते थे, और जो अधिकारी वहां पर काम करता है उसको राष्ट्रपाल, राज्यपाल या उपराजा के नाम से जाना जाता था। तो दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही है, पहला गलत है। उत्तर हो जाएगा क्या? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने को कह रहा है। फिर देखते हैं क्या क्या कथन है। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों ही लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग थे। क्या ये बात सच है? तो आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन काल में तक्षशिला जो है ये तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े व्यापारिक मार्ग के एक केंद्र में पड़ता था, जो भारत के क्षेत्र को पश्चिम एशिया के क्षेत्र से जोड़ता था, और इसी मार्ग से आगे चलकर पहले सिकंदर ये भारत में आक्रमण करने के लिए आया था। तो ये तो बात सच है कि तक्षशिला तो मार्ग में स्थित है। उज्जैनी क्या स्थित है? तो ये बात भी सच है, क्योंकि आगे चलकर मध्य भारत को जोड़ते हुए एक और मार्ग की स्थापना की गई, जो इसे आगे जाकर के इसी मार्ग से जोड़ता था, और ये मार्ग जो है इसका मेन व्यापारिक केंद्र बना क्या? उज्जैनी। ठीक है, और इसकी बात करें तो यहाँ पर गंगा नदी के किनारे जो बड़े बड़े शहर थे, अब काशी जिसे हम महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं वो भी यहीं पर स्थित था, मगध जो पाटलिपुत्र है वो भी यहीं पर स्थित था। तो ये सारे शहर तो थे ही, साथ में तक्षशिला था, और इधर से उज्जैनी था। तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? सही है आपका, कि ये बात सच है। स्टेटमेंट क्या है? सही है। सुवर्णगिरी आंध्र में स्थित सोने की खदान थी। मैंने जस्ट आपको प्रांत बताया अभी। इन प्रांतों में देखिए सुवर्णगिरी कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया, दोनों आसपास हैं, कर्नाटक इधर और आंध्र प्रदेश इधर, तो कंफ्यूजन और लाजमी होना लाजमी है। तो इस समय आंध्र इसको नहीं कह सकते, ये कहाँ पर स्थित था? कर्नाटक। सोने की खान तो सही है, लेकिन स्थित वो आंध्र में नहीं है। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। तो इस तरह से अगर आप इसको आंसर निकालेंगे तो पहला स्टेटमेंट जो केवल आपका सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए। ठीक है, तो इस तरह से आप इजीली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए एक और क्वेश्चन को समझते हैं। और जनरली जो मौर्य साम्राज्य का चैप्टर मैं पढ़ाता हूँ क्लास में, वहां पर सबसे जो लास्ट टॉपिक आपका रहता है वो यही रहता है, मौर्य साम्राज्य का पतन। तो कुछ रीजंस तो अवश्य रहे होंगे मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हो गया, क्योंकि अगर हम मौर्य साम्राज्य की वंशावली को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य, इसके पश्चात बिंदुसार, और इसके पश्चात अशोक,
ये तीनों शासक जो हैं यहाँ पर तो आपको मौर्य साम्राज्य का जो ग्राफ के रूप में अगर देखें तो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको स्थापित किया, बिंदुसार ने इसको और आगे बढ़ाया और अशोक के समय ये साम्राज्य बिल्कुल अपने पीक पर पहुंच चुका था। लेकिन अशोक की मृत्यु जो है वो 232 ईसा पूर्व के आसपास हो जाती है और 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के साथ ही मौर्य साम्राज्य में भी पतन के लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। और आने वाले समय में अगर हम बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 या 22 के आसपास जो है साम्राज्य की स्थापना की थी और लगभग 90 वर्ष के आसपास तक ये साम्राज्य निरंतर ऊपर की ओर बढ़ता रहा, लगातार प्रगति करता रहा। लेकिन 232 ईस्वी में अशोक की मृत्यु जैसे ही हुई और वहां से लेकर के सिर्फ और सिर्फ जो है आपके 47 ईयर्स में 185 बीसी तक आते आते ये साम्राज्य पूरी तरह से पतन हो चुका था इस साम्राज्य का और यहीं से शुंग वंश की स्थापना हो गई पाटलिपुत्र में, मगध में। तो आप देखेंगे अगर तो 90 ईयर्स और कंपेयर में जस्ट 47 ईयर्स, यहाँ पर सिर्फ आपको 3 शासक दिखाई पड़ेंगे, यहाँ पर शासकों की संख्या 5 या इससे अधिक भी है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम है, लेकिन नाम अलग अलग होने का रीजन भी यही है क्योंकि इनकी उपलब्धियां नगण्य है, बिल्कुल जीरो है और इनके समय अशोक की मृत्यु के बाद माना गया कि मौर्य साम्राज्य पतन की ओर बढ़ चला था और शीघ्र ही उसका पतन भी हो गया 5 दशकों के अंदर। तो अगर इतना ड्रास्टिक चेंज एम्पायर में देखा गया तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ रीजंस तो रहे होंगे, है ना। और ऐसा तो है नहीं कि अचानक से मृत्यु हो गई कि शासक की और एम्पायर खत्म हो गया, नहीं, इतना बड़ा एम्पायर खत्म होने में एक टाइम भी लगता है और ये एक तरह का प्रोसीजर होता है कि धीमे धीमे कैसे एम्पायर कोलैप्स कर रहा है। तो उसी पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है अशोक की धार्मिक नीति और यज्ञ विरोधी रूप से ब्राह्मणों में प्रतिक्रिया हुई। ठीक है, अब देखिए होता क्या था कि प्राचीन काल में किसी धर्म के विकास के लिए पहली अनिवार्य शर्त यह है कि कोई शासक या कोई राज्य उसको राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार करे। बौद्ध धर्म का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आरंभ होने के पश्चात महज कुछ दशकों के अंदर ही उसका इतनी तेजी से प्रसार होने का कारण ही यही था कि मगध के बड़े बड़े शासकों ने, उसमें आपके बिंबिसार से लेकर अजातशत्रु तक और उसके बाद अशोक तक ने बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। तो ऐसे ही नहीं हो गया उसका प्रसार, राजकीय संरक्षण मिलना एक शर्त बन जाती। जैन धर्म को भी संरक्षण प्राप्त हुआ और जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनकी मृत्यु जैन पद्धति से हुई, जो ये तथ्य बताता है कि उन्होंने जैन मत को अंतिम समय में अपना लिया था। तो कहीं ना कहीं धार्मिक नीति जो है किसी राजा की, वो धर्म के विकास में योगदान तो देती है। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं इन ब्राह्मण धर्म की, वैदिक धर्म की या हिंदू धर्म की उस समय की, तो वहां पर आप इजिली देखेंगे कि कहीं ना कहीं वैदिक काल के खत्म होने के पश्चात 6th सेंचुरी बीसी के बाद से वैदिक धर्म तेजी से कहीं ना कहीं अवनति की ओर जा रहा है। वहां पर सामाजिक विभाजन बढ़ रहा है, वहां पर महिलाओं की स्थिति कम हो रही है, वहां पर ब्राह्मणों के जो विशेषाधिकार हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, शूद्र लगातार शोषित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस धर्म का पतन हो रहा है और जब धर्म का पतन हो रहा है तो वहां पर कई कुरीतियां होंगी, तभी तो पतन हो रहा है। और अशोक जैसा बड़ा शासक वो बौद्ध धर्म को संरक्षण दे रहा है, धम्म नीति को आरंभ कर रहा है, ना कि वैदिक धर्म को। तो ऐसे में ये एक कारण बन जाता है कि आगे चलकर जो ब्राह्मण वर्ग है, जिनके जो प्रभुत्वशाली वर्ग है ब्राह्मण धर्म का, वो आगे चलकर अशोक की नीतियों से खिन्न हो जाएगा, परेशान हो जाएगा और ये एक बड़ा कारण बनेगा कि ब्राह्मणों का समर्थन मौर्य साम्राज्य को प्राप्त नहीं हुआ। और यही कारण है कि जो आप शुंग वंश में आपको बता रहा था, जो आगे चलकर 185 बीसी में अंतिम मौर्य शासक को मारेगा, ये बेटा ब्राह्मण था और इसी ने आगे चलकर पहले ब्राह्मण वंश की मौर्योत्तर काल में स्थापना की, शुंग नाम से जाना गया। तो कहीं ना कहीं पतन का कारण तो था ही, मारा भी और ब्राह्मणों का विरोध मिला भी। तो स्टेटमेंट क्या है, सही है। मौर्य शासन में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया, बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है, एक बहुत विशाल साम्राज्य है, विशाल साम्राज्य कई तरह के संकट भी लेकर आता है। इतने बड़े विशाल साम्राज्य को उस समय जब किसी प्रकार का कम्युनिकेशन का कोई माध्यम नहीं था, संभाल कर रखना, किसी तरह के विद्रोह ना होने देना या विद्रोहों को शांत करवाना, सभी जनता को सुखी रखना, समृद्ध रखना एक आसान कार्य नहीं था शासक के लिए। तो ऐसे में एक बड़ी सेना का गठन बहुत आवश्यक था और जो आर्थिक स्थिति है उस पर भी दबाव पड़ना ये अवश्यंभावी हो गया था कि होगा ही होगा। तो कहीं ना कहीं जब अशोक के बाद कमजोर मौर्य शासक आते हैं तो वहां पर आर्थिक नीतियां उतनी बेहतर नहीं बन पाती, इतनी विशाल सेना का विघटन शुरू हो जाता है,
रखरखाव मुश्किल हो जाता है और आर्थिक संकटों के चलते ही कहीं न कहीं मौर्य साम्राज्य का एक पतन भी होता है। तो ये भी इसका एक अहम कारण बन के सामने आता है। प्रांतों में दमनकारी शासन था। तो ये बात भी सच है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मौर्य साम्राज्य को देखेंगे तो एक बहुत विशाल क्षेत्र में ये साम्राज्य फैला हुआ था, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। और इस विशाल सा क्षेत्र की समस्या ये थी कि इस साम्राज्य में राजा तो पाटलिपुत्र में बैठा हुआ है, मगर अगर अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रांत स्थित है या यहाँ पर कोई प्रांत स्थित है, तो अगर मान लीजिए यहाँ विद्रोह होता है या यहाँ पर क्या चल रहा है, ये बात राजा को जानने में एक बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, उसके बाद राजा तक पहुँचती थी ये बात। तो यहाँ के जो अधिकारी राजा नियुक्त करता था, वहाँ पर होता क्या था, अमूमन वो अधिकारी राजा की नीतियों से अधिक अपने लाभ को देखते थे, राजा के लाभ से। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊँ, राजा ने कहा कि पूरे साम्राज्य पर 20% जो उपज है वो टैक्स के रूप में दी जाएगी राज्य द्वारा। ठीक है? एक उदाहरण लेते हैं, ऐसा कुछ था नहीं मौर्य काल में, मैं उदाहरण ले रहा हूँ। तो अगर इन्होंने डिसाइड किया कि 20% हम उपज लेंगे, प्रोडक्शन लेंगे किस पर? टैक्स के रूप में। लेकिन यहाँ के शासक जानते हैं कि राजा की नीतियाँ यहाँ तक आएँगी, राजा का यहाँ पर स्वयं आना, सेना का लाना संभव नहीं है, बहुत मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। तो ऐसे में ये हो सकता है कि वहाँ पर 50% टैक्स लगा दे। क्यों लगा देगा? इसमें होगा क्या कि 20% तो राज्य के पास चला गया, राजा के पास चला गया, बचा 30% उसने खुद रख लिया। अब इस 50% को वसूलने के लिए कहीं न कहीं जनता में तो आक्रोश होगा ही, 50% क्यों दें टैक्स? तो ऐसे में होगा क्या कि जनता में ये शासक जो यहाँ के अधिकारी हैं, प्रांतीय क्षेत्रीय अधिकारी, ये दबाव बनाएँगे, दमन नीति का प्रयोग करेंगे, बल का प्रयोग करेंगे, तो ऐसे में शासन होगा कहीं न कहीं दमनकारी हो जाएगा। और यही कारण है कि सुदूरवर्ती स्थित क्षेत्रों में मौर्य साम्राज्य में हमको कई विद्रोह देखने को मिलते हैं। बहुत फेमस विद्रोह हुआ था तक्षशिला में। तक्षशिला में विद्रोह हुआ था जब अशोक काफ़ी बाल्यावस्था में था और बिंदुसार शासन कर रहा था मौर्य वंश का, उनके पिताजी। और उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे सुसीम को, जो वो उनका समर्थन भी करते थे राजा बनने के लिए, उसको भेजा कि आप जाके तक्षशिला का विद्रोह शांत करिए। लेकिन किसी कारणवश वो सफल नहीं हो पाया और उसके बाद अशोक गया और अशोक ने शांत करवाया। तो यहीं से अशोक का टर्नओवर शुरू होता है कि बड़ा बेटा होने के बाद, ना होने के बाद भी उसको उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाने लगा। तो ये कुछ उदाहरण हैं कि कैसे इतने दूर स्थित क्षेत्रों में विद्रोह हो रहे थे। और विद्रोह किस लिए हो रहे थे? इन दमनकारी नीतियों से। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका? सही है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो तीनों ही स्टेटमेंट कहीं न कहीं मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण भी बनकर सामने आ जाते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी 1, 2 एंड 3। ठीक है? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व ईज़िली कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इतना आपका मौर्य साम्राज्य का जो चैप्टर है, मौर्य एम्पायर का चैप्टर, वो आज से फिनिश हो जाएगा। अब जब हम अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे तो वहाँ पर हम पोस्ट मौर्य एज, मौर्योत्तर काल के बारे में ज़िक्र करेंगे और उसके कुछ यूपीएससी लेवल के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।